हेलो गाइज, आज हम आयशा मुजफ्फर की लिखी हुई किताब अबू जिन को सुनाने वेल है टू सन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अबू जान मालिक मुजफ्फर के लिए। एक आदमी जिसकी कॉटन शॉल से बहादुरी की खुशबू आती है, जिसने मुझे सिखाया कि जिंदगी एक कबाब है और उससे एक एक चबा के जीना चाहिए। एमी जान सनीला मुजफ्फर के लिए। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और वो औरत जिसने मुझे 10 साल तक उर्दू में के और कह का फाक सिखाया। नानो जान के लिए, मेरी दूसरी माँ। मेरे मारे हुए दादा अबू के लिए, वो शख्स जिसे शारा कपूर पैचंटा है। फरहान के लिए, जिसकी वजह से मैं उसके गुलाब जामुन का शीरा बैन साकी। आंटी ज़ेबा, अंकल आमिर, हुसैन, सानिया, जन्नत, धनिया और अवेस के लिए, जो मेरा परिवार हैं। मोमिना और हाजेरा के लिए, दो शहजादियान जिनके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। आप सब इसके हिस्सा हैं। ये किताब किसी भी तरह से कॉपी, उधार, बेची या बांटी नहीं जाएगी जब तक पब्लिशर की इजाज़त ना हो। ये एक काल्पनिक कहानी है। इंट्रोडक्शन। इंसान वो चीज़ें देखता है जो वो समझ नहीं सकता, फिर उनका नाम रखता है। लाहौर में एक 4 महीने की बच्ची अपनी माँ को एमी बुलाती है और अमेरिका में उसका कज़न अपनी माँ को मॉम। पुराने ज़माने में, जब भाषा बस अंगुलियों के निशान थी और इंसान ने एक हरा जीव देखा जिसका चेहरा किशमिश जैसा था और वो उससे बिल्कुल नहीं दिखता था, उसने उसके लिए एक इशारा बनाया। ये चीज़ें, जो कई नाम और रूपों में आती हैं, सदियों से हैं। हम उन्हें उनके तबही या शक्ल के नाम देते हैं, लेकिन हम सब इस बात पे सहमत हैं कि वो इंसान नहीं हैं। सलाम, मेरा नाम आयशा है और मेरे अबू जिन भागाने का काम करते हैं। हम लाहौर में रहते हैं, जलेबी का शहर, जहां इमरान खान के समर्थक और जमील अंकल भी बसते हैं। अबू की आंखें काफ़ी पहले ठीक हो चुकी हैं, लेकिन वो अब भी उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने सालों तक घर और लोगों को पैरानॉर्मल चीज़ों से आज़ाद किया है। अगर तुम कभी हमसे मिलने आओ, तो हम तुम्हें उल्टे पैरों वाली औरतों, मिन्हल भाभी पे जिनके कब्जी, या चाचा अकबर के खेतों में हर साल फांसी लगाने वाले आदमी की कहानियाँ सुनाएंगे। और हाँ, अम्मी के पुदीन वाले कबाब भी खिलाएंगे। अबू फायरप्लेस के पास बैठते हैं और अजीब दुनियाओं की बातें करते हैं, बच्चों की हंसी जो कॉरिडोर्स में गूंजती है और घर जो खाली रहते हैं। डर मत, क्योंकि अबू कहते हैं एक बिस्मिल्लाह रोज़ जिनको दूर रखता है। चराक्ट सदनन साहब अबू 50 के करीब एक दाना आदमी, जिसे प्रकृति ने ये तोहफा दिया कि वो दुनियाओं के पार जा सके, पैरानॉर्मल को देख सके और उनसे बात कर सके। एक लिबरल सोच वाले हाफिज कुरान, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी, डिमोनोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी में पढ़ाई की है। वो जिन भूत निकालने और कबाब के शौक के लिए जाने जाते हैं। पेशावर में उनकी विरासत में ज़मीन है और वो मुंह नाम से दूध बैक्ट हैं। दुनिया भर में घूम के लोगों को सुपरनैचुरल से आज़ाद किया और अलग अलग खाने एक्सप्लोर किए। उनकी एक ही कमज़ोरी है, उनकी बेटी आयशा, जिनके लिए वो ये कहानियाँ सुनाते हैं। अदनान साहब कभी कभी एक पिचल पेरी को पकोड़ा ऑफर करने पे हंसते हैं। एक बिस्मिल्लाह रोज़ जिनको दूर रखता है। साफराज साहब एक शेख, साइंस का आदमी जो लॉजिक के साथ जीता है। वो मानता है कि ये हमेशा स्किज़ोफ्रेनिया है, कभी जिन नहीं। अपने क्लासमेट अदनान को गलत साबित करने में जिंदगी गुजार दी, जब तक उसकी बीवी मिन्हल को मरी में हनीमून पे जिन ने पकड़ नहीं लिया। यार ये भूत शूट सब बकवास है। जमील साहब जमील अंकल एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और अदनान साहब के कॉलेज से दोस्त। वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है और सच्ची मानता है कि एक दिन चुड़ैल उसकी जान लेगी। जिनसे डर लगता है, फिर भी अदनान साहब के साथ एडवेंचर्स पे जाता है। जमील अंकल ने आयशा को पोकेमॉन कार्ड्स खेलना सिखाया था, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि वो भी अपने अबू की तरह पैरानॉर्मल से बात कर सकती है। वो हमेशा एक पर्पल कंबल और टैस्बी का कलेक्शन साथ रखता है और डिस्लेक्सिया से जूझता है। एक दिन हम सब मर जाएंगे और ये अदनान साहब और उनकी जिन देखने की ताकत की वजह से होगा। आयशा बेटी अदनान साहब की 22 साल की बेटी, जो कभी कभी बताती है कि प्रकृति के पर्दे के बिना देखना कैसा लगता है। उसके लिखने का तरीका उसकी उम्र के साथ बदलता है। छोटी आयशा और बड़ी आयशा उसकी मैच्योरिटी, प्यार और सबक की जर्नी दिखाती हैं। यूस अपने कूल अबू पे फक है। आयशा को लाल गमी बैज में खुशी और सुकून मिलता है। कभी इन लोगों पे भरोसा मत करो जो बिरयानी में आलू नहीं पसंद करते। फरहान
एक ईमान और अखलाक का आदमी जो भूतों से दूर रहना चाहता है और मानता है कि चकी सच है। अगर जिन तुम्हारे घर में स्मोक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शाहिस्ता जुल्फ़िकार अपी की बेटी। शाहिस्ता जुल्फ़िकार अपी की बेटी। मॉडर्न दुनिया, लोग कहते हैं साइंस हर चीज का जवाब है और डॉक्टर इकबाल के बालों वाले हाथ का एक इंजेक्शन शाहिस्ता अपा की बेटी को ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं था। 2 महीने पहले मैं उनके विला गई। उनकी बेटी मेरी उम्र की है लेकिन वो बहुत पतली है। उससे अपने कमरे में ज़ैन मालिक के पोस्टर्स लगाने की इजाज़त है जो अम्मी कहती हैं शैतान को भटकाते हैं, इसलिए मेरी डिवरियन साड़ी और पीली हैं। खैर, अपा की बेटी मुझे ठीक लगी। उन्होंने मुझे उसके पास नहीं जाने दिया और उसके साथ ऑक्सीजन और दवा के पाइप्स लगे थे। उसकी आंखें मुझे हर जगह फॉलो करती थी। आंटी ने अम्मी को बताया कि कल रात उसने अपनी बेटी को फ्रेंच में बात करते देखा। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। पेंडू आंटी ने शायद इंग्लिश को फ्रेंच समझा या शायद आमना कोई गाना गा रही थी। मैं अपने फ़ोन पे टेम्पल रन खेलती रही और अम्मी और अपा की बात ध्यान से सुन रही। पता चला अपा ने आमना को दीवार पे चढ़ते देखा, स्कूल में अपने प्राइवेट पार्ट्स की तरफ इशारा करते देखा और जब यूज बिस्तर से उठाना था 3 लोगों की ताकत चाहिए थी। मैंने सांस छोड़ी। जैसे हाय अपा और एमी किचन में आलू गोश्त लेने गई डॉक्टर के लिए, मैं चुपके से आमना के कमरे में चली गई। वहाँ ठंड थी। बैंड एयर कंडीशनर पे अल्लाह का साइन लगा था और आमना की आंखें बेजान लग रही थी। मैं चुपके से उसके पास बैठ गई। चल यार, फेयरवेल आ रहा है, मैंने कहा, और तेरा चेहरा जिद से भरा है। खामोशी। हाँ, हुआ क्या है? खामोशी। अचानक आमना ने अपना हाथ हिले और ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश की, तो मैंने उसकी इच्छा पूरी की। वो मुस्कुराए। तुम कितनी प्यारी हो, उसने लंबी खामोशी के बाद कहा। वो पॉन्ड्स वाली क्रीम लगा रही हूँ, मैंने अपनी बनाई हुई भान हिलाते हुए जवाब दिया। आमना की मुस्कान धीरे से उल्टा हो गई और वो कुछ अरबक जैसा पड़ने लगी, लेकिन अजनबी सा। आमना, और जैसे छोटी सी बूंदा बारिश बन जाती है, उसकी आवाज़ भारी हो गई, थोड़ी अबू जैसी, और इससे पहले कि मैं अपने गले का दर्द निगल पाती, अम्मी जान और आंटी ऊपर दौड़ते हुए आए। सोच के मुझे पकड़ा जाएगा, मैंने कहा, अच्छा बाय, और उठने लगी, लेकिन मेरा जिस्म जम गया। मेरे पीछे कोई मर गया और एक गिला ठंडा जीभ मेरी गर्दन पे लगा। क्या बदतमीजी है ये, मैं चिल्लाई। मेरा जिस्म भारी लगा और जब मैं मुड़ी तो लगा जैसे मैं अपने बॉब द बिल्डर का लेगो सेट कंधे पे उठा रही हूँ। आमना मेरे पीछे बैठी थी, डांट निकल के कुटुर जैसी हंसी। हाय अल्लाह, मैंने सांस ली। तू सच में बीमा है। गैंडी, तू मुझे क्यों लगा रही हो अपनी? अम्मी नई बनाई हुई दरवाजे से दौड़ती हुई आई और आमना ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये एक झप्पी जैसा लगा, लेकिन बहुत टाइट। अम्मी ने आमना को मारना शुरू किया और इस वक्त शाहिस्ता आंटी ने अपनी बीमा बेटी का बचाव करने के बजाय डॉक्टर साहब को चिल्लाना शुरू किया। एमी, क्या कर रही हैं? छोड़ो, मैं आमना को समझा देती हूँ। लेकिन अम्मी ने आमना को अपने सोने के चूड़ियों से थप्पड़ मारना जारी रखा और मुझे बिस्तर से धकेलने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म जमा हुआ था और आमना की पकड़ भी। एक और सेकंड में 2 नौकरानियां, एक नर्स, एक बुढ़ा आदमी जिसके गले में स्टेथोस्कोप था और अब्बू के साथ कमरे में थे। मैं मर नहीं सकी, लेकिन मुझे पता था वो आमना को इंजेक्शन दे रहे थे, मुझे उसकी झप्पी से आज़ाद करने को कह रहे थे। मेरे अबू थोड़ी दूरी पे कुरान अलाउड पढ़ रहे थे और जैसे जैसे उनकी तलावत जोर हुई, मुझे पीछे से छोटी छोटी सिसकियां सुनाई दी, जिससे डॉक्टर हैरान था। तेरी बेटी, तेरी बेटी, तेरी बेटी। अदनान, तेरी बेटी, तेरी बेटी, तेरी बेटी। ये शब्द कई आवाज़न में मेरे कानों में गूंजे। आमना ने छोड़ दिया, लेकिन मैं वहाँ स्टैचू की तरह बैठी रही जब तक डॉक्टर ने मुझे बिस्तर से नहीं खींचा। उसका हाथ आलू गोश्त की खुशबू से भरा था और मेरा जिस्म हल्का सा लगा। बहुत दिन तक मैं अपने पेरेंट्स के बिस्तर पे अम्मी के पास सोई। अबू अक्सर कहते थे कि ये जवाब नहीं है और अगर मैं सारी नमाज पढ़ूं और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ूं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आमना 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और अब उसमें न अल्लाह माफ़ करे चीज़ें थी। वो बुरी बातें करती थी, दीवार और लोगों की गर्दन चाटती थी और वो चीज़ें नहीं जा रही थी। अबू ने कहा कि वो आखिर में चली जाएंगी, लेकिन हफ्ते गुजर गए
और शाहिस्ता अपा फ़ोन पे रोती रहती थी। एमी 2-3 बार गई मेरी विजिट के बाद, लेकिन मैंने जाने से इनकार किया। स्कूल में सब लोग ठीक थे जब मैंने आमना के बारे में नहीं बताया, लेकिन मरियम मुझसे बार बार पूछती रही। शुरू से ही मरियम ऐसी थी। एक दिन ब्रेक के वक्त मैंने यूं सब बता दिया। मरियम की आंखें खुल गई और उसने टॉप पॉप्स का बैग साइड पे रखा। यार, मेरी मैसी ठीक कहती थी। पिछली बार जब आमना घर आई थी, मैसी ने मुझे बताया मैंने मरियम की बात सन से इनकार किया। एक नंबर की झूठी। और सच कहूँ, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताने का अफसोस हुआ, क्योंकि एक हाफ्ट में टीचर्स तक को पता चल गया। माम उस्मान ने कहा कि आमना में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं और यूज साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, और जियोग्राफी क्लास की शामिल ने अफवाह फैलाई कि आमना पे एक एचोनी जिन ने कब्जा किया है। मुझे खुद पे शर्म आया। इस हाफ्ट एमी को शाहिस्ता आपा का कॉल आया कि आमना ने स्कूल में जो कुछ हुआ सब अबू को बताया, और आमना ने अबू को धमकी दी, तेरी बेटी मुझे चाहती है, अदनान। इसके बाद एमी ने मुझे तविज़ पहनाया क्योंकि वो डर गई थी कि जिन सब जानते हैं। मुझे नहात वक्त भी तवीज़ पहना पड़ता था। आखिर में शाहिस्ता आपा अपने परिवार के साथ दुबई चली गई क्योंकि अबू ने कहा कि आमना में जो था उसका एक अतीत था और खावर साहब ज़्यादा मदद कर सकते हैं। खावर साहब अबू के स्पिरिचुअलिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर थे। फातिमा का आईना। आयशा, कुछ बताओ। जी अबू, अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए और कहे कि यूज रहने दूँ, तो क्या करोगी? बिल्कुल नहीं अबू जान। बेटा, ये रूल चीज़ों पे भी लागू होता है। तुम किसी भी हालात में घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकती जिसका असल तुम्हें नहीं पता। लेकिन अबू, मेरी नई स्पाइडरमैन कलेक्शन का क्या? हाँ, नई पैक वाली चीज़ें जो तुम्हारी नानो और एमी तुम्हें लाती हैं, उन्हें तो मैं नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा जान, मेरा मतलब है संडे बाजार से या पुरानी चीज़ों से जिनका मालिक नहीं पता। इसी वजह से मैं अमीर अंकल के तो फलाऊ नहीं करता, वो आर्किटेक्ट वाला। वो पत्थर और मिट्टी के मॉडल्स घर सजाने के लिए लाता है। ये बेवकूफ़ी है। यूस नहीं पता कि हर चीज़ की एक औरा होती है, ऊर्जा नकारात्मक और सकारात्मक। कुरान में भी कहा गया है कि जो हम खाते हैं वो हम पे असर करता है। मेरा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन से नहीं। अगर हम हराम खा रहे हैं या नापाक हाथों या नापाक चीज़ों से बना खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर होता है। आशु, आज मैं तुम्हें एक लड़की, फातिमा, की कहानी सुनाता हूँ। वो तुमसे थोड़ी बड़ी थी, शायद 17 साल की, लेकिन अपनी उम्र से काफ़ी समझदार थी। जब मैं जौहर टाउन वाले ऑफिस में काम करता था, जब तुम्हारे दादाजी जिंदा द, मेरे नीचे एक अकाउंटेंट था, अरशाद। वो अभी सीए के एग्जाम्स दे रहा था, लेकिन हम उससे अच्छा देते थे क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बेटी फातिमा थी। वो अक्सर अपने अब्बा के साथ ऑफिस आती थी और वहाँ मेरे स्वीट्स के ड्रॉअर से मैं यूज हनी एक्लेस देता था, जो तुम्हें भी बहुत पसंद हैं। सालों तक, जब तक वो 17 की नहीं हुई, वो बस मीठी गोलियां लेने या अपने स्कूल का चालान फॉर्म देने आती थी। लेकिन इस दिन, आयशा, जब अरशाद उससे लाया, उसने अजीब तरीके से मुस्कुराया, जैसे हम दोनों के बीच कोई अधूरा काम था और हम काफ़ी वक्त बाद माइल होन। उसकी पीली आंखें और जर्दी छाती खाल देख के मुझे उसी वक्त पता चल गया कि अरशाद अपनी बेटी फातिमा के साथ एक जिन भी लाया था। वो ठीक नहीं है, अरशाद ने कहा, फातिमा के कंधे पे हाथ रखते हुए। कल से वो उल्टी कर रही है, सर। मैंने यूज आराम करने को कहा, लेकिन उसने आपसे मिलने की जिद की। मैंने सर हिले। अरशाद, क्या हम 1 मिनट के लिए अकेला रह सकते हैं? अरशाद ने मुझे हिचकिचाते हुए देखा और कुछ कदम पीछे हट के दरवाजा आधा खुला छोड़ के चला गया। इस वक्त हमारे दरवाजे लकड़ी के अब के जैसे ग्लास के नहीं। मैं फातिमा से बैठने को कहने वाला था जब उसने खुद हाई कमरे के एक पुराने लेदर चेयर पे बैठ लिया और अपने पैर मेरे टेबल पे रख दिए। मुझे पता था क्या होने वाला है। मैंने बस अल्लाह का नाम लिया और इंतज़ार किया। बात नहीं करेगा तू? मैंने अपने अकाउंटेंट की बेटी की तरफ देखने से इनकार किया क्योंकि उसके पैर टेबल पे उसकी शालवा ऊपर चढ़ी हुई थी और उसकी खाल दिख रही थी। हाँ, मैं भूल गया, तू तो बहुत पाक मर्द है। मैंने अपने सोने के अल्लाह वाले नेकलेस से छेड़छाड़ की, और जब उसने मुझे ऐसा करते देखा, वो शर्मा के हंसी, अपने आप दाग वाले दांत दिखाए। तेरा अल्लाह इससे नहीं बचा सकता, अदनान।
मैं तुरंत कुछ कर सकता था आयशा, लेकिन मैं डरपोक था और मैंने नहीं किया। मैंने बेल बजाई और अरशाद अंदर आया। फातिमा के पैर अब टेबल पे नहीं था और उसके चेहरे पे थोड़ी सी मासूमियत वापस आ गई थी। देख, उसमें एक इब्लिस था, एक जिन, एक शैतान, जिसकी कबीला मैं पहले भी देख चुका था। ये जिन वो उन आदमियों को पहचानते हैं जो उनकी नेज़ल को चोट देते हैं। और अगर तुम एक तरह के जिन से डील कर रहे हो तो उन्हें अलग करना आसान है। तो उसने मुझे पहचाना और मैंने उससे। हालांकि उसने फातिमा पे कब्जा किया था उसके किसी काम या हरकत की वजह से, लेकिन जैसे मैंने कहा बेटा, मैं उनकी नेज़ल को अच्छे से जानता था और मुझे अब भी अफसोस है क्योंकि उसने मुझसे मिलने की जिद की थी और शायद कहीं ना कहीं मेरा इससे कुछ लेना देना था। इस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने तुम्हारी अम्मी को ये वाकया बताया और वो बहुत गुस्सा हुई। लेकिन गुस्सा तो बैंटर था क्योंकि फातिमा की जगह मेरी बेटी भी तो हो सकती थी और क्या मैं उससे भी ऐसे छोड़ देता। अगली सुबह मैंने अरशाद से बात करने का फैसला किया, लेकिन पता चला कि वो ऑफिस नहीं आया और उसका फ़ोन बंद था। काम के बाद मैं उसके घर गया। बेटा, तुम्हारे बच्चे में ये ताकत हो सकती है, तो ये जानना ज़रूरी है कि जब अल्लाह तुम्हें इन चीज़ों से डील करने और नंगी आंख से देखने के लिए चुनता है, तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी है जिसके लिए वो तुम्हें बड़ा इनाम देगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।